गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं दोस्तों स्टेट 2025 के लिए दोस्तों यह सेशन। और इसमें दोस्तों शिक्षण, कला एवं अन्य दक्षता से सारे रिलेटेड पॉइंट्स दिए गए दोस्तों। और इसमें टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण रहने वाला है। अभी तक में दोस्तों 2023 का टोटल सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो नहीं देखे वो इसी चैनल पे जाके वहाँ आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने सेशन में फ्रेंड्स। अभी तक में देखिए 9 सितंबर 2020 तक का भी कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो दोस्तों हम करेंगे वो है दोस्तों 8 सितंबर 2020 का सेशन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये कल ही किए हुए थे और ये आज हमारा होने वाला 8 सितंबर 2020 का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये रीजनिंग ही है दोस्तों। देखिए बी का भाई, देखिए बी का भाई है ए, बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, डी का पिता है सी, बी का भाई ए, डी का पिता है सी, डी का पिता है सी, बी की माता है, बी की माता है ई, बी की माता है ई, ठीक है। ए और डी कौन है? ए और डी कौन होगा दोस्तों? ये वाइफ हो जाएगी दोस्तों, पत्नी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अशोक ने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। देखिए फ्रेंड्स, अशोक जो है, अशोक देखिए, अशोक ने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया और 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर गया, देखिए 30 किलोमीटर गया। फिर बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ा और 50-40 किलोमीटर, फिर इधर मुड़ा 40 किलोमीटर गया। फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ा और 30 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर गया। तो अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पे है दोस्तों? ये 40 किलोमीटर पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में यदि चेयर को 53269 लिखा गया, ईयर को 729 लिखा गया दोस्तों, ईयर को 729, तो हियर को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? तो हियर को देखिए दोस्तों, यहाँ पे एच पे, एच के स्थान पे क्या है? 3, तो 3 हो गया एच ही। ई के स्थान पे क्या है दोस्तों? 7 है, तो 7। ए के स्थान पे क्या लिखा है दोस्तों? 2। आर के स्थान पे क्या लिखा हुआ है? 9। देखिए 37-29, देखिए जिस ऑप्शन में होगा दोस्तों हम वही मार देंगे। 37-29 देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्लस का अर्थ, देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ है गुना, तो 5 के यहाँ गुना कर देंगे। उसके माइनस का अर्थ है प्लस, इसको प्लस कर देंगे। और उसके बाद गुना, गुना का अर्थ, गुना का अर्थ देखिए क्या है इसमें? गुना का अर्थ है भागा, 18 भागा 3 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले भागा करेंगे, 3 छक 18, 6 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे यहाँ गुना कर दें 20, 20 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 26। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए दोस्तों। इसमें से लुप्त पद क्या होगा? देखिए एक का देखिए 25, उसके बाद देखिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर होगा दोस्तों, 36 स्क्वायर दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी फ्रेंड्स? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना दोस्तों वर्ष 1950 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिए 1950 ईस्वी में हुई थी। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई थी। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है दोस्तों? तो CaOCl2 दोस्तों, CaOCl दोस्तों, CaOCl है दोस्तों विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। शुष्क बुझे चूने की अभिक्रिया जब क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है, जब शुष्क बुझे चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है, तब हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ब्लीचिंग पाउडर तब हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? सॉल्यूशन देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 11 नवंबर 2008 से हुई और अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का शहर सऊदी अरब में हुआ। देखिए ये जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 11 नवंबर 2008 से हुई है और अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दोस्तों ये 11 नवंबर 1888 को मक्का शहर सऊदी अरब में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब आगे देखिए, कंप्यूटर के बाइनरी प्रणाली में किसकी घातों का प्रयोग होता है दोस्तों? किसकी घातों का प्रयोग होता है? तो ये 2 के घातों का प्रयोग होता है। कंप्यूटर की बाइनरी प्रणाली में किसके घातों का प्रयोग होता है दोस्तों? तो ये 2 के घात का प्रयोग होता है दोस्तों। कंप्यूटर की बाइनरी प्रणाली में 2 घातों मतलब 1 घात 1 0 और 1 घात 1 मतलब 2 घात का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि सभी आधुनिक डिजिटल उपकरणों में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा? तो ये है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देगा दोस्तों? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते तथा यह नीले लिटमस को लाल कर देगा, नीले लिटमस को अम्ल लाल कर देगा, और क्षार स्वाद में कड़वे होते तथा यह लाल लिटमस को नीला कर देगा। लाल को नीला कर देगा क्षार और नीला को लाल कर देगा अम्ल, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों उत्पन्न नहीं होती दोस्तों? दोनों से उत्पन्न नहीं होती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन दोस्तों दोनों से उत्पन्न नहीं होती है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसें हैं जो प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न होती है, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक ग्रीन हाउस गैस है लेकिन इसका उत्सर्जन केवल औद्योगिक गतिविधियों से होता है दोस्तों। मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ग्रीन हाउस गैसें दोस्तों। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैसें हैं जो प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप दोनों से उत्पन्न होती है, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है लेकिन इसका उत्सर्जन केवल औद्योगिक गतिविधियों से होता है दोस्तों, इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। जैसे देखिए, साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है दोस्तों? तो ये सृजनशील बच्चे के। साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है दोस्तों? साइनेटिक्स सृजनशील बच्चे के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है दोस्तों। साइनेटिक्स किस वर्ग के बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है? ये सृजनशील बच्चे के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है दोस्तों। साइनेटिक्स सृजनशील बच्चों के प्रबंध के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। साइनेटिक्स को ग्रीक शब्द सिनेटिकोस से लिया गया है जिसका अर्थ है विविध तत्वों को एक साथ करना, विविध तत्वों को एक साथ करना। नेक्स्ट, म्यांमार देश की राजधानी कहाँ है? म्यांमार देश की राजधानी देखिए नेपिद्यों है। देखिए, म्यांमार की राजधानी नेपिद्यों है दोस्तों। इसके पहले 2006 तक इसकी राजधानी रंगून थी। इससे पहले इसकी राजधानी 2006 तक ये रंगून थी। बाद में म्यांमार की राजधानी दोस्तों म्यांमार की राजधानी तो बर्मा होना चाहिए। म्यांमार की राजधानी दोस्तों यहाँ पे बर्मा होगा दोस्तों, ये गलत ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इसकी सीमा उत्तर पूर्व में चीन से, पूर्व और दक्षिण पूर्व से लाओस से, और दक्षिण में अंडमान और बंगाल की खाड़ी से तथा पश्चिम में बांग्लादेश और भारत से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन से थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे फ्रेंड्स? ये सी राजगोपालाचारी। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। देखिए फ्रेंड्स, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम
गवर्नर जनरल की बात होगी तो माउंटबेटन थे, और भारतीय की बात होगी तो राजगोपालाचारी, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन किस लिए हुआ था दोस्तों? तो ये नील मजदूरों की समस्या समाधान के लिए आंदोलन हुआ था। देखिए, महात्मा गांधी की चंपारण आंदोलन 1917 नील मजदूरों की समस्या पर भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। चंपारण बिहार आंदोलन के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तिनकठिया पद्धति में नील मजदूरों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील उगाना अनिवार्य था। इससे बगान मालिक किसानों का शोषण करते थे। नेक्स्ट, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक है। तीनों संख्याओं का सबसे अंतिम संख्या होगी, देखिए सबसे पहले देखिए 3 क्रमागत संख्या पहले मान लीजिए, x हो गया, x+2, उसके बाद x+4, ये 3 क्रमागत विषम संख्या हो गया। और तीनों को जब ऐड कर देते हैं, तीनों को ऐड करने के बाद सबसे छोटा जो है, छोटा का 3/3 से 12 अधिक है, बस इसमें बैठा देंगे, x का मान 15 आ जाएगा। सबसे अंतिम संख्या की बात होगी तो सबसे अंतिम संख्या x+4 है, तो x+4 19 हो जाएगा। नेक्स्ट है 7500 को ए, बी और सी में विभाजित किया जाता है। 7500 को देखिए यहाँ पे ए, बी और सी में विभाजित किया 7500 को, और ए और बी का हिस्सा कितना है? 5.2 है। बी और सी का हिस्सा कितना है? 7.13 है। तो बी का कितना हिस्सा होगा? तो तीनों को देखिए ए बी सी से करके रख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये देखिए 5 2 7 7 सी को करने के लिए 7 5 35 हो गया यहाँ पे, और सी हो गया 7 दूना 14, और ये हो जाएगा 13 दूना 26। देखिए दोस्तों, ऐसे ये गलत है दोस्तों, ऐसे मत निकालिए। देखिए ए बी सी है ना दोस्तों, 7 5 35 कर लिए, 7 दूना 14 और 13 दूना 26, ऐसे होगा दोस्तों, ऐसे हो, ऐसे ये गुना कीजिएगा दोस्तों, ऐसे आ जाएगा ए बी सी का हिस्सा। और इसमें बोल रहा है बी का हिस्सा था 14 बटे हो जाएगा टोटल 75 गुना 7500, 1400 रुपया हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है? देखिए, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है दोस्तों? देखिए, सबसे पहले दोस्तों पहले वर्ग का विकर्ण हो गया दोस्तों 4√2, विकर्ण बना a√2 होता है, रूट टू ए इसका विकर्ण होता है दोस्तों, तो √2a बराबर 4√2, √2 कैंसिल हो जाएगा, ए का मान 4 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब पहले वर्ग का पहले क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए दोस्तों, तो क्षेत्रफल हमारा 16 सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। पहला का सब कुछ निकल गया। अब देखिए दूसरे का क्या है, दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है? तो दूसरे का समझ लीजिए कि क्षेत्रफल हमको दिया गया है 16 है, 2 गुना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो माना कि दूसरे वर्ग की भुजा हम क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा, तो x² बराबर 32, x बराबर 4√2। दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा दोस्तों, तो a√2, तो ये a√2, यहाँ पे x का मान 4√2 है दोस्तों, तो a√2 यहाँ पे देखिए दोस्तों, a का मान यहाँ पे रख दीजिएगा 4√2 और √2, 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर देखिए लंबी रेलगाड़ी दोस्तों, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है दोस्तों। 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से ये गाड़ी चल रही है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा दोस्तों? कितना समय, टाइम बराबर दोस्तों डिस्टेंस बटे दोस्तों क्या कर देंगे हम लोग, कितना सेकंड की बात है, 30 किलोमीटर पर घंटा। तो सबसे पहले 30 पर घंटा का दोस्तों हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से इसको करेंगे 30 गुना 5/18 दोस्तों, तो 25/3 हमारा मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, समय निकालने के लिए 100/25/3 करेंगे, तो 100/25/3, देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 ये हमारा ऊपर चला जाएगा दोस्तों, 25 के 100 4 12 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा, 12 सेकंड। बहुत ही आसान है दोस्तों। नेक्स्ट है, यदि थीटा धनात्मक न्यून कोण है, यदि थीटा धनात्मक न्यून कोण है, अगर धनात्मक न्यून कोण है तो 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 5 है, तो cos 2 थीटा का मान क्या होगा? देखिए 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 5 यहाँ दिया हुआ है, तो 3 इसमें देखिए दोस्तों 3 इसमें हो जाएगा
1 प्लस, देखिए सेक स्क्वायर थीटा का हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा दोस्तों, 1 + 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इस हिसाब से, क्योंकि दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते सेक स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है दोस्तों। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा हो गया, और 10 स्क्वायर थीटा पहले से ही है दोस्तों। यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 2 10 स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 हो जाएगा, 2 10 स्क्वायर 2/3, 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 यहाँ हमारा निकल जाएगा। अब देखिए दोस्तों tan थीटा बराबर यहाँ पर 1/√3 और tan थीटा बराबर 10 30, तो थीटा बराबर 30 का मान रख लेंगे दोस्तों, 1/3 का मान होता है 30 का, तो cos 2 थीटा बराबर cos 2 × 30, तो cos 60 बराबर 1/2 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में नहीं किया जाता है। तो देखिए दोस्तों द्रवित सोडियम का इसका तो प्रयोग दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में नहीं किया जाता फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे द्रवित सोडियम धातु का किया जाता है दोस्तों, और उसके बाद जल का तो दोस्तों नहीं किया जाता, भारी जल का किया जाता है, हैवी वाटर किया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। देखिए जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में नहीं किया जाता है, भारी जल D2O द्रवित सोडियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया में न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, शीतलक के रूप में ये सब प्रयोग किया जाता है, और न्यूट्रॉन गति को मंद करने के लिए याद रखिएगा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था फ्रेंड्स, ये 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और शासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। साथ ही इसी अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई दोस्तों। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। साथ ही इसी अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के निम्न में से किस देश में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है दोस्तों। विश्व के निम्न में से किस देश में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा चाइना में दोस्तों। विश्व में चीन में सबसे अधिक कोयला उत्पादन होता है, इसके बाद क्रमशः भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया, इसके बाद भारत में, फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में, तब फिर ऑस्ट्रेलिया, तब फिर इंडोनेशिया में होता है। भंडारण की दृष्टि से अमेरिका शीर्ष है तथा द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रूस तथा ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है दोस्तों। देखिए अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है दोस्तों। तो जलवायु में भिन्नता का कारण दोस्तों क्या हो सकता है, उनकी ऊंचाई में अंतर दोस्तों। देखिए अमृतसर एवं शिमला लगभग 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता ऊंचाई के कारण है। अमृतसर की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 234 मीटर है तथा शिमला की ऊंचाई 2200 मीटर है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, अतः अमृतसर एवं शिमला की जलवायु में भिन्नता ऊंचाई के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख ये राज्यपाल होता है। सॉल्यूशन देखिए इसका फ्रेंड्स, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है। अगर दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है दोस्तों, तो उनसे छोटी संख्या को देखिए, ये संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। माना कि दूसरी संख्या दोस्तों यहाँ पर पहली संख्या x, दूसरी संख्या यहाँ पर 2x,
एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है तो एक को एक्स 2x मान लेंगे, और ये दोनों धनात्मक पूर्णांक गुणनफल, तो x गुना 2x बराबर 2048 दोस्तों। 2x² यहाँ हो जाएगा दोस्तों, x का मान दोस्तों हमारा यहाँ पे 32 निकल जाएगा, और सबसे छोटी संख्या दोस्तों हमारा 32 ही होगा। नेक्स्ट देखिए 2 + √3/2 - √3, और यहाँ देखिए √3 का मान अगर 1.732 दिया गया है तो क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग सरलीकरण कर लेंगे। 2 + √3 गुना 2 - √3 को ऊपर करेंगे दोस्तों 2 + √3/2 + √3, 2 + √3 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 2 + √3 प्लस 2 - √3 प्लस 2 + √3 4 - √3, 4 - 3 नीचे में 1 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 2 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों 2 दूनी 4, 4 + 3 प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4, 4√3 हो जाएगा दोस्तों, 4√3, यहाँ 4 3 7, और 7 प्लस √3, √3 मतलब 4√3, यहाँ पर 4 गुना दोस्तों यहाँ पे हम लोग कर देंगे, यहाँ पे 4 गुना √3 तो 1.732 हो जाएगा दोस्तों, 1.732 ये हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐड करने के बाद तो हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 + 4 × 1.732 6.928 यहाँ मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, और 13.928 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक। दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम हमारा 18 से 20 तथा महत्तम एचसीएफ 26 है। यदि एक संख्या इतना है तो देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 130 गुना दूसरी संख्या बराबर 18 से 20 गुना 26, दूसरी संख्या हमारा 364 यहाँ निकल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है किसी संख्या के 20%, किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का x संख्या का 20% 20/100 बराबर 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। पहले इसको देखिए सॉल्व करके x हम 600 निकाल लिए, अब 600 का उस संख्या का 120% कितना होगा, तो 600 का 120% यहाँ 120%, 600 गुना 120/100 6 इंटू यहाँ पर 120, यहाँ पर 720 हमारा करेक्ट आंसर, 720 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्रमांकत छूट 20, 10 और 5% हो, तो क्रमांकत छूट अगर 20, 10 और 5% हो तो छूट की एकल समतुल्य दर क्या होगी। तो माना कि देखिए सबसे पहले अंकित मूल्य इसका हम लोग अंकित मूल्य इसका 100 मान लेंगे, 100 अंकित मूल्य, और इसके छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। छूट की विक्रय मूल्य क्रमागत है तो 100 का पहला है 20% छूट तो 80/100, 10% छूट तो 90/100, 5% छूट तो 95/100, ये विक्रय मूल्य हमारा निकल गया, तो 68.4 निकल गया। तो उसकी एकल समतुल्य छूट क्या आएगी, विक्रय मूल्य 68, तो अब 100 में से 68.4 निकाल देंगे तो 31.6% हमारा समतुल्य एकल समतुल्य दर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जुलाई 2019 में आयोजित 46वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप टाइटल की विजेता कौन है, तो याद रखिए दोस्तों भक्ति कुलकर्णी। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में देखिए जिसमें ये एग्ज़ाम हुआ था ये स्टेट 2019 का है दोस्तों, उसमें एम वेंकैया नायडू है थे, और अभी जगदीप धनखड़ हैं अभी। देखिए प्रश्नकाल के समय भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू थे, इनका कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक था। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट है निष्ठा मतलब स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति हेतु राष्ट्रीय पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था। निष्ठा ये कार्यक्रम कब स्टार्ट किया था, निष्ठा कार्यक्रम ये नंबर ऑप्शन से होगा दोस्तों, ये 22 अगस्त 2019 को ये स्टार्ट किया गया था। निष्ठा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ 22 अगस्त 2019 को किया गया। यह एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूल प्रधानाध्यापकों की दक्षताओं का निर्माण करना है। नेक्स्ट है विश्व बैंक के अनुसार ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग 2018 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत का कौन सा था, ये 7वां था, और अभी दोस्तों ये 2018 में 7वां था, और अभी भारतीय अर्थव्यवस्था कितना है दोस्तों, 4थे स्थान पे आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप का रिपोर्ट देखिए, यहाँ पे वर्तमान इसमें नहीं दिया है, और इसमें 2023 में शीर्ष देश है अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप का रिपोर्ट किसने 31 मई 2029 को पेश किया था? ये के कस्तूरी रंजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप का रिपोर्ट किसने 31 मई 2019 को पेश किया था? तो ये के कस्तूरी रंजन। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप को के कस्तूरी रंजन द्वारा 31 मई 2019 को पेश किया गया। यह प्रारूप रिपोर्ट पहुंचा समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के मूलभूत स्तंभों पर बनाई गई है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो दोस्तों देखिए आप देखें बी एक्सेप्ट, देखिए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे वाला कौन है दोस्तों? जे, ये हमारा आएगा दोस्तों। अब देखिए जे के बाद ओ हो गया पी होगा, तो यहाँ 24 है, 24 में से 2 घटा है, फिर इसमें से 2 घटा है, आर 18 में 2 घटेगा 16, जे पी देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा होगा दोस्तों? 4 चौके 16 दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। देखिए बड़े 44 से 10 दाएँ के 100, 8 64, 6 के 36 स्क्वायर है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न में दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों? तो बड़का में ये इसमें 3 हो जाएगा, फिर इसमें 3 होगा, इसमें 3, 3 3 9 हो गया, 9 हो गया, इसमें 9 ही होगा, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमारा यदि राजदूत को कार और इसका तो लास्ट में सबसे पहले देख लीजिएगा वाहन समय में सबसे कौन देखिए राजदूत को कार, कार को हवाई जहाज, हवाई जहाज को रेलगाड़ी, राजदूत को कार, कार को हवाई जहाज, उसके बाद हवाई जहाज को रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को बस कहा जाए। तो अगले गंतव्य तक सबसे कम समय में पहुंचने के लिए किस वाहन का प्रयोग करेंगे? कार को हवाई जहाज, कार को हवाई जहाज, हवाई जहाज से ही सबसे पहले पहुंचेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा अगले गंतव्य तक सबसे कम समय में पहुंचने के लिए, तो यहाँ देखिए गंतव्य की बात हो रही है दोस्तों, तो रेलगाड़ी को बस, रेलगाड़ी को बस बोला जा रहा है तो रेलगाड़ी होगा। देखिए अपने गंतव्य तक सबसे कम समय में पहुंचने के लिए हवाई जहाज का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रश्न हवाई जहाज को रेलगाड़ी कहा गया है। हवाई जहाज को यहाँ पे हवाई जहाज को रेलगाड़ी कहा गया है, तो रेलगाड़ी का ही प्रयोग करेंगे, रेलगाड़ी का। यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए किसी सांकेतिक भाषा में यदि ब्लेड को SPTF-A कहा जाता है, सबसे पहले देखिए ए की बात यहाँ हो रही है, ठीक है। SL देखिए B है, यहाँ पे 1 है, 2 है, तो यहाँ पर देखिए इसका लास्ट में 1 हो गया, माइनस हो गया 1। यहाँ पे L कितना है? 12, L है 12 हमारा, यहाँ पे है 6, मतलब आधा हो गया, 6 6 12। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया हमारा ए 1 है, यहाँ T 20 हो गया। तो यहाँ पे क्या करें SPTTA, इसका उपयोग कोडों के प्रयोग से हो रहा है दोस्तों। देखिए B के जगह पे दोस्तों यहाँ पे S दे दिया है, B की जगह पे S दे दिया है, तो हम भी दोस्तों यहाँ पे B के जगह पे S दे देंगे। S A का स्थान है T, तो SA ST देखिए किसमें? सब में ST, 2 में ST के बाद L का स्थान इसमें क्या है? STP देखिए ऑप्शन में डिलीट हो गया। नेक्स्ट कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग है तो USB का पूरा रूप क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस है इसका है। पर कंप्यूटर से संबंधित कार्यों है तो USB का पूर्ण रूप यूनिवर्सल सीरियल बस है, जिसका प्रयोग परिधीय उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट गांधी इरविन समझौता कब आती है? वो वर्ष 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी और इरविन के बीच लंबी बातचीत के बाद 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेने के लिए तैयार हुई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेने के लिए तैयार हुई और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। नेक्स्ट है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये दयानंद सरस्वती। सॉरी दोस्तों, जो पुनर्जागरण के पिता ये राजा राममोहन राय थे। दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो।
भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधानगर में हुआ। ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने 1809 में फारसी भाषा की पुस्तक तुहफात उल मुवाहिदीन का प्रकाशन कराया तथा फारसी भाषा मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। और 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा एवं पुरोहितवाद का विरोध था। नेक्स्ट, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? वो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। देखिए, एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नॉटिकल मील अथवा समुद्री मील लंबाई की इकाई है। समुद्री मील का उपयोग पानी के माध्यम से तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड में आज़ादी के समय तो क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली आज़ादी के समय प्रधानमंत्री थे। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। 1945 में ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल को कंजर्वेटिव पार्टी के पर चुनाव हारने के बाद श्रमिक दल के नेता क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 1945 में ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल को कंजर्वेटिव पार्टी के चुनाव हारने के बाद श्रमिक दल के नेता क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 के ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ये अनुच्छेद 21 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। सोल्यूशन इसका देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का ए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। नेक्स्ट, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो जी जेनरेशन के लिए प्रयुक्त हुआ है। जेनरेशन, देखिए 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी जेनरेशन के लिए प्रयुक्त है। 2G दूसरी पीढ़ी को वायरलेस टेलीफोन तकनीक का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट है, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल ने दी। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। नेक्स्ट, पौधे का कौन सा भाग फूल खिलने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ये पर्ण। पौधे का कौन सा भाग फूल खिलने का उद्दीपन करता है? तो ये पर्ण फूल खिलने का उद्दीपन करता है। देखिए इसका सॉल्यूशन, पौधे का पर्ण भाग फूल खिलने का उद्दीपन करता है। केसी हेमर और जे बोनर ने 1938 में प्रदर्शित किया कि अगर कॉकलवर के पौधे की सभी पत्तियों को तोड़कर मात्र एक पत्ते का 8वां हिस्सा पौधे पर रहने दिया जाए तो भी एक अल्प दिवस के सूर्य के प्रकाश में ही पौधे पर फूल लग जाते हैं। नेक्स्ट, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है दोस्तों? तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो से गांधी जी का आशय था कि यह या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे अथवा कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन आज यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। ये सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। और देखिए दोस्तों, कल के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स 28 जनवरी 2020 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। 28 जनवरी 2020 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन दोस्तों।